नशेड़ी लड़की चैप्टर 13। चलिए शुरू करते हैं। आयुष्मान माया के सवाल सुन पहले तो कुछ पलों के लिए शांत रहता है। उसके बाद एकदम से कहता है, इसमें पूछने वाली क्या बात है। तुम मेरी वाइफ हो तो मुझे पूरी लाइफ तुम्हारे साथ ही रहना है, तो मुझसे प्यार भी तो तुमसे ही करना पड़ेगा ना। तो माया आयुष्मान का ये जवाब सुन बिल्कुल भी खुश नहीं होती, क्योंकि वो कुछ और सुनना चाहती थी। वो थोड़ा डिसपॉइंट हुई थी। क्या यही तुम्हारा जवाब है? तो आयुष्मान मुस्कुराते हुए कहता, हाँ तो इस यही सच्चाई है कि तुम मेरी वाइफ हो तो मुझे तुमसे ही प्यार करना चाहिए, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। और तुम्हें भी। वो इतना ही बोल पाया था कि माया एकदम से सोफे से खड़ी हो जाती है और थोड़ा उदासी के साथ कहती है, इसका मतलब तुम सिर्फ मुझे अपनी जिम्मेदारी मानते हो और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और जो हम दोनों के बीच उस दिन हुआ वो सब तुम बस जिम्मेदारी समझकर कर रहे थे। वो इतना बोल उदासी से कहती है, इसका मतलब तुम मुझे सिर्फ वो समझते हो, मुझे कोई प्यार व्यार नहीं करते, मैं बस तुम्हारी ज़िंदगी में एक बोझ बनकर रह गई हूँ। ये बोलते समय माया के कई हर एक शब्द उसका दर्द साफ झलक रहा था कि उसके दिल में कितनी तकलीफ हो रही है, जिससे माया की आंखों के कोनों से आंसू की बूंद छलक जाती है। लेकिन माया एकदम से पलटकर अपने आंसू छुपा लेती है और अपने चेहरा दूसरी तरफ फेर लेती है, जिससे आयुष्मान को उसके आंसू नजर नहीं आते। आयुष्मान माया की ये बात सुन उसे समझाना चाहता था कि उसका कहने का मतलब ये नहीं है कि वो उससे जिम्मेदारी समझता है, बल्कि वो तो उसे अपनी ज़िंदगी समझता है। लेकिन शायद वो सीधे सीधे माया से बोल नहीं पा रहा था, इसीलिए वो उसे इनडायरेक्टली समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो उसे कितना प्यार करता है और उससे दिन पर दिन उसका प्यार बस बढ़ता ही जा रहा है, जो शायद पूरी ज़िंदगी में भी कभी ख़त्म ना हो। लेकिन शायद माया उसके कहने का मतलब कुछ और ही समझ ले रही थी। असल में प्यार को सही से जता नहीं पा रहा था, क्योंकि आयुष्मान को अपना प्यार अच्छे से कन्फेस करना ही नहीं आता था। जताना कि तुम मेरी वाइफ हो और पूरी की पूरी लाइफ हो, इसीलिए मैं सिर्फ तुमसे प्यार करना चाहता हूँ, ये वो बस मन में ही बोल रहा था, लेकिन उसके होठों से ये शब्द निकल नहीं रहे थे। लेकिन माया खुद को जिम्मेदारी समझ रही थी। वह खुद को समझाते हुए कहती है, नहीं माया, तुझे ऐसे टूटना नहीं है। लेकिन वो चाहकर भी अपने टूटे दिल को जोड़ नहीं पा रही थी और अपने दिल के दर्द को छुपा भी नहीं पा रही थी, इसलिए वो कमरे से चली जाती है, क्योंकि अब वो आयुष्मान के मुंह से और कुछ नहीं सुनना चाहती थी, जिससे उसका दिल जो पहले से ही इतना टूट चुका है वो और टूटे और वो कोई गलतफहमी पाले, क्योंकि उसने इन 2 दिनों में काफ़ी कुछ गलतफहमियाँ अपने दिल में रख ली थी, जिससे अब उसे ही तकलीफ़ हो रही थी। रात के 8 बजे मूनलाइट नाइट क्लब दिल्ली का फेमस नाइट क्लब में से एक था, जो कि रात के समय पूरा शोर शराबों से गूंजता था। और यहाँ शराबियों की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि अमीर माँ बाप की बिगड़ी हुई औलाद यहाँ पार्टी करने के ही इरादे से हमेशा आया करती थी। जहाँ पर दिन में सन्नाटा और रात में फुल नाइट क्लब पार्टी। हर तरफ म्यूजिक का शोर गूंज रहा था। फ्लोर पर लड़के लड़कियां नशे में झूमकर डांस कर रहे थे। वहीं कुछ बिजनेस से रिलेटेड लोग भी अपना मीटिंग कर रहे थे, बट वो ऊपर वाले प्राइवेट रूम में। वहीं आयुष्मान क्लब में ड्रिंक काउंटर के पास कोने वाली सीट पर बैठा था, जहां से उसे ज़्यादा लोग नहीं देख सकते थे। वो ड्रिंक को एक घूंट में पीते हुए बार टेंडर को एक और ड्रिंक बनाने के लिए कहता है। वहीं उसके सामने वाली चेयर पर एक हैंडसम लड़का बैठा था, जिसकी काली गहरी आंखें, बाल सट बैठ से जेल किए हुए थे और चेहरे पर चार्मिंग लुक और ड्रेसिंग सेंस बिल्कुल नीट एंड क्लीन। वो वाइट कोट पहने ही आ गया था, जो कि काफ़ी लंबा था, और उसका होलिया देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी अभी हॉस्पिटल से आया हो। उसकी उम्र यही कोई 24 से 25 के आसपास की रही होगी और उसकी पर्सनैलिटी भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव थी। अरमान कुकरेजा।
आयुष्मान का बेस्ट फ्रेंड जो उसके साथ बचपन से ही रहता था और उन दोनों की काफ़ी अच्छी बनती थी। आयुष्मान ड्रिंक पीते हुए अरमान के कंधे पर हाथ रख कहता है, यार उसे समझ क्यों नहीं आता कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। वो हमेशा ही मेरे प्यार पर शक करती है और आज तो उसने हद ही कर दी। मैंने उसे हर तरीके से जता दिया कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ, लेकिन उसके बावजूद वो मुझसे सवाल कर रही है कि मैं क्या उसे प्यार करता हूँ। आखिर ये कैसा मजाक है। सब कुछ तो उसकी आंखों के सामने है, उसके बाद भी वो ऐसे कैसे सवाल कर सकती है। अरमान उसकी बकवास सुनने के बाद अपना सर पकड़ लेता है और मन ही मन कहता है, सच में ये नशेड़ी पीकर पागल हो चुका है। अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारकर अब ये यहाँ भोला बन रहा है। लेकिन आयुष्मान तो अपने दुख में डूबा हुआ कहता है, मैंने उसे किस किया था, यहाँ तक कि उसके लिए अपनी फैमिली के अगेंस्ट भी चला गया। उसके बावजूद भी उसे मेरे प्यार का सबूत चाहिए। आखिर मैं क्या करूं? तो करूं क्या? आखिर मैं कैसे उसे यकीन दिलाऊं कि मैं सच में उससे ही प्यार करता हूं, इतना कि वो सोच भी नहीं सकती, लेकिन उसके बावजूद वो मेरे प्यार पर मेरे ऊपर शक कर रही है। आयुष्मान खुराना के प्यार पर शक कर रही है। अरमान तो आयुष्मान की ऐसी हालत देखकर अपना सर पीट लेने का दिल कर रहा था और मन ही मन कहता है, ये आयुष्मान बिना कभी नहीं सुधरने वाला, पीने के बाद पूरा की पूरा पागल हो जाता है और इसके इमोशनल ब्लैकमेल ये तो कभी बंद नहीं होने वाले। अरमान उसे समझाते हुए कहता है, गलत तू भी नहीं है और ना ही भाभी, तूने ज्यादा पी ली है। तो आयुष्मान मुंह बनाते हुए कहता है, बिल्कुल भी नहीं, अभी तो मैं और पी सकता हूँ। आखिर तू मेरे सवाल का जवाब दे, आखिर क्यों नहीं वो मेरे प्यार को समझ रही? आखिर मैं ऐसा क्या करूँ जो उसे समझा सकूं? आखिर तू तो दिल का डॉक्टर है ना, तुझे तो सब पता होता है लड़कियों के बारे में, यहाँ तक कि हर दिल के बारे में। तो तू बता मैं क्या करूं? ये बोल आयुष्मान उसे उम्मीद भरी नजरों से देखता है। तो अरमान उसकी ये बात सुन थोड़ा झल्लाते हुए कहता है, दिल का डॉक्टर हूँ, दिल जलो का नहीं। और वैसे भी वो तेरी बीवी है, तो तू ही ये सब कुछ पहले सोचता जब राइमा के साथ मजे कर रहा था। राइमा तो तेरी गर्लफ्रेंड थी ना, तो अब भुगत। तुझे किसने कहा था उस राइमा के पीछे जाने के लिए? उसके बावजूद तूने माया से शादी की और उसे एक 1% का भी भाव नहीं दिया, तो यह तो होना ही था। और यूं अचानक से उससे लिपटने लगेगा तो उसमें उसे क्या? और वैसे भी कल तक तो तू ही भाभी को एक नज़र पलट कर देखता भी नहीं था और एकदम से अब उनके गले पड़ रहा है। भाई कोई नॉर्मल इंसान इस बात पर कैसे यकीन करेगा? और बात रही माया की, तो बस इतना ही कहा था कि तभी आयुष्मान उसे घूरते हुए कहता है, भाभी। तो आयुष्मान झल्लाते हुए कहते हैं, हाँ हाँ भाभी भाभी, मैं खुद तुझ पे शक करने लगा हूँ, तो फिर भाभी का तो बहुत ही पॉइंट बनता है। तो आयुष्मान अपनी नशीली आंखों से अरमान को देखते हुए मुंह बनाकर बोलता है, तू मेरा दोस्त है या फिर मेरी बीबी का जो मेरी जगह उसकी साइड ले रहा है? तुझे सोल्यूशन मांग रहा हूँ तो तू मुझे ताने दे मत। अगर एडवाइस है तो दे, नहीं तो मुंह बंद कर। आयुष्मान फिर से ड्रिंक का एक घुट पी जाता है और अब तो उसकी आंखें अब धीरे धीरे बंद होने लगी थी। तो अरमान समझ जाता है ये तो पूरा पीकर टल्ली है। वहीं अरमान ने अभी थोड़ा बहुत पी ली थी, लेकिन वो अभी भी अपने होश में था, इसीलिए वो आयुष्मान को संभालते हुए कहता है, अच्छा सही से बैठ, नीचे गिर के लुढ़क मत जाइयो। और फिर वो आयुष्मान के ड्राइवर को कॉल कर बुलाता है ताकि वो आयुष्मान को लेकर जा और वो अपने लिए एक टैक्सी बुक करता है, क्योंकि अरमान बाइक से आया था और वो इस समय ड्राइव नहीं कर सकता था, नहीं तो पुलिस पकड़ती या फिर वो बेचारा ही लुढ़क जाता। क्योंकि वो एक डॉक्टर था इसलिए उसे पता था कि उसे किस हालत में क्या करना है और वो अपने साथ तो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। कुछ देर में ड्राइवर भी आ जाता है और वो अपने साथ आयुष्मान को लेकर क्लब से बाहर जाने लगता है। लेकिन तभी उसे याद आता है और वो
अरमान से पूछता है कि सर साहब को कहाँ ले जाना है, वो घर पर ले जाना है या दूसरे बंगले पर। तो अरमान मुंह बनाते हुए कहता है अरे जाके से घर पर पटक के आ जा, भाई तू भी जा, वैसे भी मेरा सर दर्द हो रहा है। उसके बाद ड्राइवर वहाँ से उसे लेकर चला जाता है। उसके बाद अरमान अपने सामने टेबल पर रखी ड्रिंक को पीते हुए बड़बड़ाता है, ये आयुष्मान भी ना लगता है खुद तो डूबेगा डूबेगा, साथ में मुझे भी लेके डूबेगा। लेकिन फिर वो मुंह बनाते हुए वहाँ से निकल जाता है। लेकिन जैसे ही वो आगे जाता है कि तभी एकदम से उसकी टक्कर एक लड़की से हो जाती है जो एकदम से उसे टकरा कर गिरने को होती है। तभी एकदम से अरमान उससे अपनी बाहों में थाम लेता है, जिससे वो लड़की अरमान की बाहों में ही झूल जाती है और एकटक से अपनी नशीली आंखों से झपका झपका कर अरमान को ही देख रही थी। तो उसके चेहरे को देख वो हल्का सा मुस्कुराती है। उस लड़की की नीली आंखें इधर उधर घूमते हुए अपने दोनों हाथों से अरमान के चेहरे को थाम कर कहती है, हाय मिस्टर हैंडसम, तुम तो बहुत ज़्यादा ही हॉट हो। वहीं अरमान अपनी बाहों में झूल रही नशेड़ी लड़की को देखता है जो ऊपर से नीचे तक पूरी की पूरी टल्ली थी और बिल्कुल पटोला, और दिन दिहाड़े बेचारे को लाइन मार रही थी। वह एकदम से उसको छोड़ सीधा खड़ा कर देता है। तो वह लड़की जो कुछ ज़्यादा ही नशे में थी वो अपने पैरों पर पैर कर खड़ी होकर लड़खड़ाते हुए अपने सामने अरमान को देख रही थी जिसने उसे गिरने से बचाया। उसको बड़े ही ध्यान से देख रही थी और उसके चेहरे को देख बार बार कह रही थी, मिस्टर हैंडसम यू आर सो गुड लुकिंग। पता नहीं क्यों तुम्हें देखकर तो मेरा दिल तुम पर पहली बार में ही फिदा हो गया। अरमान उस लड़की की बातें सुन एकदम से हैरान। वहीं वो लड़की दम पर दम उस पर लाइन मार रही थी। अरमान परेशान हो जाता है और उसे लड़की को वहीं छोड़कर जाने लगता है। लेकिन वो लड़की एकदम से आकर अरमान को पीछे से पकड़ लेती है और कहती है, हैंडसम कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़कर। और फिर एकदम से उसके आगे आकर उसके गले में अपनी बाहें डाल देती है और फिर मुस्कुराते हुए कहती है, मेरा नाम लिली है और मैं यहाँ पर कैसे अपने आप को संभालूं, मुझे बॉडीगार्ड की ज़रूरत है, अब जल्दी से मुझे घर लेकर चलो, मुझे नींद आ रही है। ये बोल वो एकदम से अरमान को किस कर लेती है जिससे अरमान तो एकदम से ब्लैंक हो जाता है और उसे 440 वोल्ट का झटका लगता है, क्योंकि आज पहली बार कोई लड़की उसे किस कर रही थी और ये उसका पहली बार किस था। अरमान को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसका मन बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था और उसके दिल की धड़कनें एकदम से बढ़ गई थी। वहीं लिली अपनी पलकें झपकाते हुए अरमान के सीने पर अपना सर रखकर चिपक जाती है, जिससे अरमान एकदम से अपने होश में आता है और वो एकदम से लिली को देख उसे खुद से दूर करने की कोशिश करता है। लेकिन लिली नशे में उससे और भी ज़्यादा चिपक जाती है और उसे छूट ही नहीं रही थी। अरमान झल्लाते हुए कहता है, ये छिपकली की तरह मुझसे चिपक गई, ए भगवान ये मुसीबत कहाँ गले पड़ गई। जिससे अरमान चाहकर भी उसे खुद से दूर नहीं कर पा रहा था। वो परेशानी से उसे गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, आखिर ये क्या मुसीबत है, मेरे गले क्यों पड़ गई, दूर हटो मुझसे। अरमान इधर उधर देखता है लेकिन कोई भी उसे नजर नहीं आता और कुछ लोग जो थे वो उसे ही घूर रहे थे। तो वह लिली को खुद से दूर करते हुए कहता है, लड़की होश में आओ। लेकिन लिली तो अब तक सो चुकी थी, जिससे अरमान अब परेशानी से लिली के चेहरे को देखता है जो मासूमियत से उससे लिपटी हुई थी और बिन बुलाए मेहमान की तरह उस पर आकर धमक पड़ी थी, जिससे अब अरमान उसे यहाँ छोड़ भी नहीं सकता था। वो इधर उधर देखता है तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी थे जिनकी नीयत देखकर ही साफ पता चला था कि यहाँ पर किसी लड़की का नशे में सेफ रहना बिल्कुल भी सही नहीं है। और लिली की ऐसी हालत नहीं थी कि वो उसे यहाँ छोड़ सके और फिर उसे ना चाहते हुए भी लिली को अपने साथ लेकर जाना पड़ता है ताकि जब वो होश में आए तो वो खुद ब खुद चली जाए, क्योंकि वह अभी पूरी की पूरी तरह से टल्ली थी और साथ ही नींद में भी,
वहीं दूसरी तरफ ड्राइवर आयुष्मान को खुराना मेंशन ले आता है और रात काफ़ी हो गई थी जिस वजह से सब लोग सो रहे थे। आयुष्मान घर पहुंचते ही अपनी आंखें खोल मेंशन को देखता है और फिर लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ अंदर जाने लगता है। और फिर जैसे जैसे वो बड़ी मुश्किल से लड़खड़ाते हुए सीढ़ियाँ चढ़ रहा था वैसे वैसे उसके आंखों के सामने माया का ही चेहरा नजर आ रहा था। वो कन्फ्यूजन से दाएं बाएं देखते हुए कहता है, कहाँ जाऊँ, इधर जाऊँ या उधर जाऊँ, फिर किधर जाऊँ। और फिर वह फाइनली माया के कमरे की ओर जाने लगता है। वहीं माया आयुष्मान की बातों से बहुत ज़्यादा हट हो गई थी। वो उसे एक जिम्मेदारी ही समझता था, ना कि प्यार करता था, जिससे माया बहुत ही ज़्यादा अपसेट थी और धीरे धीरे वो नींद के आगोश में जा चुकी थी। वहीं आयुष्मान हमेशा की तरह इस बार भी स्पेशल चाबी से माया के रूम के दरवाजे को खोलता है और अंदर चला आता है जहां माया अभी भी सो रही थी। वह माया को देखकर हल्का मुस्कुराता है और माया के चेहरे के ऊपर आ रहे बालों को देख कहता है, मेरी प्यारी बीबी सोते हुए कितनी ज़्यादा प्यारी लगती है। और फिर एकदम से उसके चेहरे को छूते हुए कहता है, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, लेकिन फिर भी तुम मेरे प्यार को समझती क्यों नहीं। लेकिन आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और किस हद तक करता हूँ। ये बोल आयुष्मान एकदम से माया के ऊपर आ जाता है और उसे किस करने लगता है। वहीं माया जो अभी नींद में थी अचानक से उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, जिससे वो नींद में ही इधर से उधर अपने पैर हाथ मारने लगती है। लेकिन उसे अभी भी राहत महसूस नहीं हो रही थी, तो वो एकदम से अपनी आंखें खोलने की कोशिश करती है और जैसे ही वो अपनी आंखें खोलती है उसे अपने शरीर पर बहुत ही भारी सा कुछ महसूस होता है। और जैसे ही वो अपने आप सामने आयुष्मान का चेहरा देखती है तो एकदम से हैरानी से चीख पड़ती है, तुम। लेकिन उसकी आवाज़ उसके गले में ही अटक गई थी क्योंकि आयुष्मान उसे अभी भी बुरी तरह से किस कर रहा था, जिससे वो सांस भी नहीं ले पा रही थी। और इसी के साथ ही चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।